देखिए बायोलॉजी वाले कक्षा 12 को आज बताया जाएगा। 8 प्रश्न मैंने लिया, इस प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी आंसर पर। पुष्प दल का कार्य क्या है? पुष्प दल का 2 कार्य है, ठीक है। कलिका अवस्था में यह जनन अंगों की रक्षा करते हैं। ये कीट परागण में सहायक होते हैं, यानी कलिका अवस्था में यह जनन अंगों की रक्षा करते हैं और ये कीट परागण में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो जनक हैं वो प्रोफेसर पी माहेश्वरी हैं। प्रोफेसर पी माहेश्वरी हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एकलिंगी 2 पादपों के नाम बताइए। एकलिंगी 2 पादपों के नाम जो है आपको, ठीक है, वो है नारियल और पपीता। नारियल और पपीता, ठीक है। इसको इंग्लिश में कोकोच, ठीक है, कोकोच एंड न्यूसीफेरिया, ठीक है, और पपीता को कैरिसिया पेपया कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब प्रश्न नंबर ये आपका लघु बीजाणु धान की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसका क्या कार्य होता है? देखिए लघु बीजाणु धान की सबसे भीतरी परत टैपिटम कहलाती है। टैपिटम कहलाती है। यह लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण प्रदान करती है, यानी लघु बीजाणु धान की जो भीतरी परत है वो टैपिटम कहलाती है और यह लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। और फिर देखिए प्रश्न नंबर 5वां, रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग तथा सुगंध वाले क्यों होते हैं? रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग तथा सुगंध वाले क्यों होते हैं? इसको समझिए। रात्रि में खिलने वाले पुष्प श्वेत रंग व सुगंध वाले होते हैं, जिससे कि आकर्षित होकर रात में कीट परागण करते हैं। यानी रात में खिलने वाले पुष्प जो होते हैं वो श्वेत रंग व सुगंध वाले होते हैं, क्योंकि आकर्षित होकर रात में कीट परागण करते हैं। इससे आकर्षित होकर रात्रि में कीट जो है इसमें परागण की क्रिया तेज़ी से करते हैं, इसलिए ये सुगंधित होते हैं, ठीक है, तथा श्वेत रंग के होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6वां देखिए, परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तरफ आप परागण लिख लीजिएगा, ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है, और एक तरफ निषेचन लिख लीजिएगा, निषेचन। अब देखिए परागण क्या होता है ये जानिए। परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, यानी परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मों का मिलना निषेचन कहलाता है, यानी नर और मादा अगर मिल जाएं आपस में तो यह क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और परागण किसे कहते हैं? परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब देखिए परागण में दूसरा, यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण एवं परपरागण। अब देखिए निषेचन में यह भी 2 प्रकार का होता है, एकल निषेचन एवं द्विनिषेचन। फिर तीसरा देखिए परागण में यह अनेक माध्यमों से होता है, जैसे वायु, जल, कीट आदि। निषेचन में इसे माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है परागण में, और निषेचन में यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। यही इसमें अंतर है। अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, असंग जनन व अनिषेक फलन में अंतर लिखिए। असंग जनन व अनिषेक फलन में अंतर लिखिए। असंग जनन व अनिषेक फलन में अंतर देखिए, इसको भी 2 लाइन बना लेंगे। असंग जनन और एक तरफ अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, इसमें अंतर बताना है बस आपको। देखिए आवृत बीजी पादपों में युग्मकों भेद के बिना
आवृतबीजी पादपों में युग्मकोद्भिद के बिना नर एवं मादा युग्मकों के संलयन के भ्रूण व बीजाणुभेद का निर्माण होता है। यानी आवृत बीज पादपों में युग्मकोद्भिद के बिना नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से भ्रूण व बीजाणु का निर्माण होता है। यानी इसमें आवृत बीज पादपों में कोई क्रिया होनी नहीं चाहिए, इसमें बिना नर एवं मादा के संलयन के भ्रूण व बीजाणु का निर्माण हो जाता है। और अनिषेक फलन क्या है? पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। यानी पादपों में परागण व निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। उदाहरण, बीज रहित फलों का विकास, माने जो बीज रहित फल होते हैं उनका विकास होता है, ये अनिषेक फलन का एक उदाहरण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपको 7 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8, वायु परागण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, वायु परागण क्या होता है? देखिए, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर 8 देखिए, एनीमोफीलिया इसको कहते हैं वायु परागण। ठीक है, अब देखिए, अनेक पौधों में परागण वायु के माध्यमों से होते हैं। अनेक पौधों में जो परागण होते हैं वायु के माध्यमों से होते हैं। इन पौधों तथा इनके पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी अनेक पौधों में परागण वायु के माध्यम से होते हैं, इन्हें वायु परागण कहते हैं। इन पौधों तथा पुष्पों में निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, पुष्पों का आकार, परिमाप तथा समूहीकरण। पुष्पों का कोई विशेषकृत आकार आवश्यक नहीं है, ये प्रायः छोटे होते हैं। समूह में होने से निश्चय ही लाभ होता है। दूसरा, पुष्प का आकर्षण। पुष्प अनाकर्षण होते हैं, अर्थात सुगंध, मकरकंद आदि से वंचित होते हैं। इनके बाह्य दल आदि छोटे तथा अनार्षक होते हैं, अथवा अनेक बार ये अनुपस्थित होते हैं, ताकि परागकण बिना और अवरोध के ही गंतव्य तक पहुंच जाएं। और तीसरा है वर्तिका तथा वर्तिकाक। वर्तिकाएं प्रायः परिपक्व होने पर पुष्प के बाहर आ जाती हैं तथा परागकणों को सुगमता से ग्रहण कर सकें। पुंकेश्वर के पुतंतु लंबे होते हैं। परागकणों के निर्माण अत्यधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वायु के माध्यम से इनकी हानि बहुत अधिक होती है। परागकण हल्के, शुष्क एवं जलरोधी होते हैं, ताकि वे वायु में आसानी से उड़ सकें। अब आपको बताया जाएगा बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। बीजों में प्रकीर्णन निम्न प्रकार से होता है। देखिए, वायु द्वारा प्रकीर्णन, बीजों का मात्र पादपों से दूर दूर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। यानी बीजों का मात्र पादपों से दूर दूर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। इसे बीजों का प्रकीर्णन भी कह सकते हैं। दूसरा, हल्के सूक्ष्म और हल्के बीज जैसे सिनकोना, टर्मिनेलिया आदि। दूसरा, सफेद फल एवं बीज जैसे पाइनस, मोरिंगा, साल, असर, मधुलता आदि। तीसरा, पैरासूट जैसे डेलियोन, मदार, एल्स्टोनिया, आर्किड, कैंडुला आदि। संवेदना जैसे हसंतलता, एंटीरियनमाइनो आदि। और जल द्वारा देखिए, जैसे कुमुदनी, कमल आदि, इनका जल द्वारा वायु परागण होता है। विस्फोट द्वारा जैसे एंट्रेडा, कोइंकोलिया, रुकेनिया, अरंड, जिरेमेनिया, गुल मेहदी आदि। जंतुओं द्वारा जैसे चोर काटा, लट जीरा, गोखरू, ये सारे जो हैं बीजों का प्रकीर्णन इतने प्रकार से करते हैं, वायु द्वारा इनका प्रकीर्णन करते हैं। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, कि तीसरा चैप्टर है मानव जनन, यानी मानव का जनन कैसे होता है।